अस्सलाम वालेकुम, मैं सेल्फ इमरान खान। आप देख रहे हैं इन्फोहॉलिक्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। BPS 5 to 15 पे से स्टे हट गया है और माइट बी पॉसिबल कि विद इन 2 मंथ्स इसका टेस्ट हो जाए। ठीक है, तो हम इसकी ऑफिशियल तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि इसकी किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं और उस पर कितनी वीडियोस पहले बन चुकी हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट डिटेल, लेट मी शेयर यू विद द आइडिया ऑफ द कंटेंट दे आर प्रोवाइडिंग फॉर द टेस्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इन्होंने ये जो पेपर है इसको जो है आउट किया है कि इसमें से टेस्ट आएगा। आप सब तक ये चीज़ पहुंच चुकी होगी और इस पे एक पूरी वीडियो मैंने बना दी थी। जो सखर अरबी वालों ने इसका जो सैम्पल टेस्ट पेपर दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। या दिस वन, ये वाली जो वीडियो है, ठीक है, ओके। तो ये भी लोड हो रही है। आप जिन लोगों ने नहीं देखी वो काइंडली इस वीडियो को देख लें। मैं इसका ये ऊपर लिंक भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये काइंडली देख लीजिएगा। मैं बैक हो रहा हूँ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 3 पोर्शंस के अंदर। 100 मार्क्स का पेपर होगा, MCQs बेस्ड। ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन है, देन मैथमेटिक्स, देन जनरल नॉलेज। जो तो बड़े पोर्शंस हैं वो इंग्लिश और जनरल नॉलेज के हैं, फिर 20 मार्क्स की मैथमेटिक्स भी है। ऑलराइट, अब देखो इंग्लिश का जो पोर्शन है इसके अंदर वोकेबलरी में साइनोनियम, एंटोनियम, जो स्पेल चेक, फिर ग्रामर का पोर्शन है उसमें एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये चीज़ है। यहाँ पर मैं उन बच्चों से भी मुखातिब हूँ जो कि अभी आने वाले HST और SST के टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि सर उसकी तैयारी करा दें, तो काइंडली आप भी इसी में जुड़ जाइए, बिकॉज इंग्लिश हर जगह सेम ही होती है। ठीक है, इंग्लिश में यही पूछा जाता है, साइनोनियम, एंटोनियम्स, वोकेबलरी, स्पेल चेक, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप ये वीडियोज़ अगर देखते रहेंगे, इनके साथ तैयारी करते रहेंगे, तो आपकी तैयारी होती रहेगी। प्लस जनरल नॉलेज जो है वो भी सेम ही होती है, एवरीडे साइंस भी सेम होती है, इस्लामिया तो पाकिस्तान स्टडीज़ भी सेम ही होगी। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोगों के SST वालों के, HST वालों के कुछ जो अलग से कुछ चैप्टर्स कह रहा हूँ, सॉरी, सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक बायोलॉजी हो गया, और कुछ इस तरह का हो गया, उस पर फिर अलग से वीडियोस बना लेंगे। तो ये दोनों के लिए है, ठीक है। BPS 5 to 15 के लिए तो बनी रही है, लेकिन SST HST वाले भी प्लीज़ जुड़ जाएं इसके साथ। अब सुने करना क्या है, देखें इसके ऊपर मैंने पहले ही एंटोनियम साइनम्स की बात कर लेते हैं। इसमें मैंने पहले ही काफ़ी वीडियोज़ बना दी थी। ये पार्ट 1 आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा, ठीक है। उसके बाद फिर ये पार्ट 2 है, सही हो गया, ये देख ले जिसने नहीं देखा। उसके बाद फिर ये पार्ट 3 है और फिर ये पार्ट 4 है। ये 4 पार्ट्स की वीडियो मैं बना चुका था, फिर मैंने स्टॉप कर दिया था बिकॉज इसके ऊपर जो है वो स्टे लग गया था, तो हमें नहीं पता था इसका फ्यूचर कहाँ जाएगा। सो ये पार्ट 4 तक जो है साइनोनियम, एंटोनियम्स मैं कवर करा चुका हूँ। मैं वहाँ से आगे जा रहा हूँ, ठीक हो गया। अभी सब क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि मैंने इस बुक से आपकी तैयारी करवाई है, ये जो एंटोनियम साइनोनियम्स की 501। अब ये 501 साइनोनियम्स और एंटोनियम्स अगर आप पढ़ लें, समझ लें, अच्छी तरह याद कर लें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ साइनोनियम्स या एंटोनियम्स आ जाएं। या नहीं भी आएंगे तो आपको काफ़ी हद तक वर्ड्स की पहचान हो जाएगी और उनसे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ कर लोगे। सो आई बिलीव कि इन 500 को तो हम पहले याद करें, उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा जितनी भी तैयारी करते रहो, करते रहना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो द लास्ट वीडियो जो थी हमारी, वो जो थी उसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे। जो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है उनको आइडिया होगा उस चीज़ का। या द 70th वन, वेयर इट इज़, ये इसके आंसर्स आ रहे हैं। लेट मी या, ठीक है, इम्पेक्यूनियस, यहाँ तक हम पहुँचे थे और उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद मैं आ रहा हूँ तीसरे सेट पे, जो कि साइनोनियम्स को डील कर रहा है। ये पीछे वाला जो था ये एंटोनियम को डील कर रहा था। साइनोनियम्स, ये इसका तीसरा सेट है और मैं 71 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया, सही है। वी ऑल नो दैट साइनोनियम्स क्या होते हैं, एंटोनियम्स क्या होते हैं, सो हम इसको डिस्कस तो नहीं करेंगे, ठीक है। साइनोनियम्स का मतलब फिर भी मैं बता रहा हूँ। साइनोनियम्स का मतलब जो है वो क्लोजेस्ट मीनिंग, 2 वर्ड्स की एक ही मीनिंग होती है, ठीक है। तो एक वर्ड दे दिया जाता है और कहते हैं कि इससे मिलते जुलती मीनिंग का दूसरा वर्ड जो है वो उसको मार्क आउट करें या उसको तलाश करें। तो हम स्टार्ट करें। 71 जो है उसमें लिखा हुआ है मॉडेस्ट, मोस्ट नियरली मीन्स, यानी मॉडेस्ट जो है उसकी मोस्ट नियरली मीन्स इन चारों में से कौन सी होगी? अट्रैक्टिव, क्लेवर, करंट या हम्बल। ओके, तो मॉडेस्ट का मतलब जो होता है, यहाँ पे जो वर्ड मॉडेस्ट है, ठीक है, इसका मतलब होता है आप कह लें कि अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ ना कराना। मैं आम ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ। मॉडेस्टी को, मॉडेस्ट अपने आप को, यानी कि ऐसा बंदा जो मॉडेस्ट होता है वो काफ़ी बाहया होता है, ठीक है।
और काफ़ी जो है वो उसके अंदर आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है। ही इज़ क्वाइट हम्बल पर्सन, ठीक है। और इमोडेस्ट जो होता है वो बहुत शो ऑफ होता है, वो ठीक है, वो आप कह लें कि उसको दुनिया की परवाह नहीं होती, ठीक है। वो मुंह फट भी होता है और उसमें 10 किस्म की और भी बुराइयां हो सकती हैं, वो हम्बल नहीं होता। तो यहाँ पर जो मॉडेस्ट वर्ड है इसका जो सही साइनोनियम है वो हम्बल है। मैं इसको यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर देता हूँ, यहाँ पे साइड बार में आपके सामने आ जाएगा। इसको नहीं, यहाँ से नहीं, हम यहाँ से करते हैं ताकि थोड़ा बड़ा नज़र आ जाए। या हियर इट इज़। ठीक है, हाँ। तो मॉडेस्ट का मतलब ये बता रहा है यहाँ पे कि अनएज्यूमिंग इन दी एस्टिमेशंस ऑफ वंस एबिलिटीज़ और अचीवमेंट, यानी कि वो इतना ज़्यादा जो है वो अपने आप को शो ऑफ नहीं कराता, ठीक है, अपनी अचीवमेंट्स को या अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं कराता, मॉडेस्ट रहता है, हम्बल रहता है, ठीक है। सो ही वाज, इसमें जैसे लिखा हुआ, ही वाज वेरी मॉडेस्ट मैन रिफ्यूजिंग टू टेक एनी क्रेडिट ऑफ द एंटरप्राइज। यार बड़ा मॉडेस्ट बंदा है, किसी भी किस्म का कोई क्रेडिट ही नहीं ले रहा, ठीक है। तो ऐसे बंदे कौन होते हैं? हम्बल होते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर है इट्स डी, हम्बल। तो ये लिखते रहें, समझते रहें, मॉडेस्ट का साइनोनियम है हम्बल, ठीक है। आगे चल रहे हैं। कस्टम, कस्टम का नियरली मीनिंग क्या होगी? डेजर्ट, हैबिट, एथनिक, डिलीवर। ओके, ऑब्वियसली इट्स नॉट डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है मीठा। इट्स नॉट एथनिक, एथनिक जो है वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि एथनिक ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, इसकी एथिसिनिटी क्या है। और डिलीवर का मतलब होता है कुछ चीज़ डिलीवर करना। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि कस्टम जो है इसकी जो है साइनोनियम होगा वो हैबिट होगा, ठीक है। कस्टम्स को हम ऐसे भी कहते हैं कि हमारे कस्टम्स हैं, हमारे ये रिवायात हैं, हम इनको करते रहते हैं, अपनाते रहते हैं, हमारी हैबिट्स हैं, ठीक है। कोई बंदा बोलता है ना दीज आर आवर कस्टम्स, ये हमारे कस्टम्स हैं भाई, हमारे रस्म व रिवाज हैं, हमारी रिवायत हैं, ये हमारी आदत हैं, हैबिट्स हैं हमारी, हम इनको तो अपनाते ही हैं। सो इन वर्ड्स के अंदर कस्टम का सबसे सही जो साइनोनियम है वो हैबिट है, राइट। ओके, अच्छा ये मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं सब पहले चेक कर चुका हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे इनके आंसर्स भी यहाँ पे दिए हैं, लाइक आप यहाँ पे देखें अगर, तो ये मॉडेस्ट जो है इसका हम्बल आ रहा है और ये जो कस्टम है इसका हैबिट आ रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आगे चल रहे हैं, 72 हो गया, इट्स नाउ 73। प्रोलॉन्ग, नाउ डू आई रियली नीड टू एक्सप्लेन दैट? प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो तूल दे देना, सही है, तवील हो जाए कोई चीज़। तो ऑब्वियसली इसका क्या आंसर होगा? यस यू आर राइट, इसका आंसर होगा एक्सटेंड, ठीक है। प्रोलॉन्ग मीन्स एक्सटेंड। तो प्रोलॉन्ग और एक्सटेंड ये दोनों एक दूसरे के साइनोनियम्स हैं। लेट्स मूव ऑन। हसल, ओके, अब ये जो वर्ड है हसल, हसल का मतलब होता है उस पहले इसके ज़रा वो पढ़ लेते हैं साइनोनियम्स। डांस, हरी, बिजी, क्लीन। ओके, हसल जो है इसका मतलब होता है किसी चीज़ में जल्दी दिखाना, ठीक है, तेज़ी दिखाना या दौड़ लगाना, इस तरह से मायनों में आता है, फुर्ती दिखाना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इफ़ इट हैपन टू अकर टू यू, लाइक जैसे कमेंट्री होती है क्रिकेट के अंदर, ठीक है, तो जब वो एक रन ले रहा होता है उसके बाद वो दूसरे रन लेने की जब कोशिश करता है, थोड़ा दौड़ता है, तो कमेंटेटर बोल रहा होता है हसल फॉर 2, यानी वो दूसरा रन लेने के लिए थोड़ा सा दौड़ रहा है, थोड़ी कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हसल। हसल मीन्स थोड़ा सा आगे बढ़ना। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सर्च भी करके देख लेते हैं। या तो आपको ये नज़र आ रहा है ना, पुश, हसल का मतलब है पुश, थोड़ा सा पुश आना, थोड़ा सा आगे बढ़ना। दे वर हिज्ड एंड हसल्ड एज दे वेंट इन, ठीक है। पुश थॉरोली, रफली, थोड़ा सा आगे की तरफ धक्का मारना, उसको बोलते हैं हसल। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो इसका राइट आंसर है वो ये होगा, हरी, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। 75 सॉलमन, सॉलमन का मतलब सॉलमन का मतलब होता है कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड रहता हो, खामोश रहता हो, सही है, ज़्यादा बोलता ना हो, चुप चुप सा रहता हो, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी मीनिंग बता दी, अब आप इसमें से देख लें आपको कौन सा सही लग रहा है। अम्यूजिंग, हार्मफुल स्पीच, सीरियस। एंड अ बिग यस फॉर ऑल दोस्त जो कह रहे हैं कि सीरियस, यस। सॉलमन का मतलब होता है रिजर्व्ड, एक बंदा जो अपने आप में घूम रहा है, रिजर्व है, और उसका करीब करीब जो इसमें से नियरली मीनिंग मिल रही है वो सीरियस की मिल रही है, कि जो लोग बड़े सीरियस होते हैं वो भी बड़े खामोश से होते हैं, अपने अपने में गुम रहे होते हैं, ठीक है। तो सॉलमन का साइनोनियम सीरियस। आगे चल रहे हैं। 76 इम्प्लाई, इम्प्लाई का मोस्ट नियरली मीनिंग क्या होगी? अच्छा देखो, इम्प्लाई का मतलब होता है
दबे दबे लफ्ज़ों में बात कर देना या इनडायरेक्टली कोई बात या पैगाम पहुंचा देना, ठीक है, सही है। कोई बात जो है वो डिलीवर कर देना, सजेस्ट कर देना, बता देना इनडायरेक्टली, इसको बोलते हैं डू यू इम्प्लाई ऑन दैट, यानी तुम्हारा ये मतलब है कहने का। जैसे हम कभी कहते हैं ना कि तंज भी कर रहा है या दबे लफ्ज़ों में कोई और बात कह दी, ठीक है। सो ओके, लेट मी ऑल्सो डिफाइन इट हियर। इम्प्लाई, indicate the truth of existence by suggestion rather than the explicit reference, यानी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बात नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के बात कर देना, सजेस्ट कर देना। तो ऑब्वियसली इसमें यहाँ पे 2-3 बार मैं सजेस्ट बोल भी चुका हूँ, इसका राइट आंसर जो है वो सजेस्ट है, ठीक है, इम्प्लाई करना। एक अजीब सी एग्जांपल जहन में आ रही है बट शायद क्लियर हो जाए आपको बात, में इसलिए दे रहा हूँ। वो एक कोई गाना है जिसके अंदर वो बोल रहा होता है ना, तो उस गाने में जो है वो कुछ इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहा होता है, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, राइट। और वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है अपने लवर को कि तुम नाराज़ हो गए हो मगर तुम फिर भी इतने अच्छे लग रहे हो, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के बात कर रहा है। कुछ लोग यानी इस तरह से बात करना, इसको बोलते हैं इम्प्लाई करना, डायरेक्ट सजेशन देने के बजाय थोड़ा सा घुमा फिरा के बात करना। आई होप मैंने इसको बड़ा अजीब तरीके से डिफ़ाइन कर दिया, बट आई होप कि आप तक बात पहुंच गई होगी। सो इम्प्लाई मीन्स सजेस्ट करना, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, 77 रैम्बल। रैम्बल का मतलब क्या होता है? देखो, रैम्बल का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है, कोई एमलेसली मूव करना, कोई एम नहीं है, इधर उधर भटके जा रहे हो। लेट मी सर्च इट हियर। या यहाँ पे लिखा है ना, वॉक फॉर प्लेजर इन द कंट्री साइड, मतलब ऐसे ही घूमते रहना इधर उधर, कंट्री साइड पे वो घूम रहा है बस तफरी के लिए, एमलेस वॉकिंग, इधर उधर घूमते रहना, रैम्बलिंग, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है रैम्बल का क्या नियरेस्ट साइनोनियम होगा? नॉट, कन्फ्यूज, वांडर, वॉन्डर। नॉट कहते हैं किसी चीज़ के बांधने को, गिरह को। कन्फ्यूज़ का मतलब आपको पता ही है, कन्फ्यूज़ जो कि हमारा कौमी मसला है। उसके बाद वॉन्डर कहते हैं कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई मौजज़ा हो जाना, वॉन्डर, ठीक है। और ये जो वांडर है, WANDER, वांडर, इसका मतलब होता है इधर उधर घूमते रहना, फजूल का घूमते रहना। बोलते हैं ना भाई क्यों इधर उधर घूम रहे हो, बैठ जाओ यहाँ पे, वाई यू आर वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, क्यों इधर उधर घूम रहे हो, राइट। सो दैट इज़ द वॉन्डर। सो रैम्बल का मतलब भी होता है ऐसे इधर उधर घूमते रहना, एंड वॉन्डर का मतलब भी यही होता है। सो दैट्स द राइट आंसर फॉर 77। लेट्स मूव ऑन टू 78। ऑलराइट, बेनिफिशियल। ओके, बेनिफिशियल, ये तो बहुत सिंपल है। बेनिफिशियल का जो है सिनोनिम क्या होगा? हेल्पफुल, एडवांटेजियस, चैरिटी, वाइस। ओके, a little bit tricky, right? हाँ, बेनिफिशियल। अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बेनिफिशियल, देखो बेनिफिशियल का मतलब होता है बेनिफिट हासिल करना, फ़ायदा हासिल करना, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको हेल्प में लगा देंगे, कुछ लोग इसको चैरिटी भी लगा दें शायद, बट द राइट आंसर इज़ एडवांटेजियस, ठीक है। बेनिफिट हासिल करना यानी आप कोई फ़ायदा हासिल कर रहे हो, और एडवांटेज, इसको हम क्या बोलते हैं? एडवांटेज मिल गया इस बंदे को, यानी इसको भी फ़ायदा मिल गया। सो बेनिफिट और एडवांटेज, दे बोथ आर साइनोनियम्स। बेनिफिशियल एंड एडवांटेजियस, they both are synonyms. So option B, advantageous, is the right answer for beneficial. Let's move on. Flare का मतलब क्या होता है? फ्लेयर का मतलब होता है कोई जैसे आतिशबाजी जो होती है, ठीक है ना, कोई आके कोई चीज़ ऐसे आसमान में फटे, कोई इस तरह से, जैसे पटाखे वगैरह फटते हैं आसमान में तो फ्लेयर्स निकल रहे होते हैं उसमें से, उसको हम फ्लेयर कह रहे होते हैं, ठीक है। और ये वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, आपको यकीनन इसका आंसर आता होगा। तो फ्लेयर के करीब क्या चीज़ आ रही है? जुडिशियल, टेम्पर, स्टाइल। नो टेम्पर, नो स्टाइल, नो जुडिशियल, इट्स ब्लेज कहते हैं इस तरह के शोले भड़कने को, या हवा के आग के इस तरह के शोले भड़कने को। लेट्स सी हियर, या इसमें दे रहा है वो, बट मैं आपको बड़े करके दिखा देता हूँ। यस, ठीक है, उसने तो गेम दे दिया मुझे, ब्लेज। वेट, ब्लेज मीनिंग या अ वेरी लार्ज और फ्यूरियस बर्निंग ऑफ फायर, जिसको हम बोलते हैं ना आग के जो बड़े बड़े जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, आग के बहुत बड़े ब्लेज, मुझे ब्लेज ही जहन में आ रहा है।
तो डेट इज़ एक्चुअली राइट। फ्लेयर भी उसको बोल रहे होते हैं, शोले, यस शोले, ओके। आग के बड़े बड़े शोले जो हैं उनको हम ब्लेज कह रहे होते हैं, ब्लेज ऑफ फायर। और फ्लेयर भी हम उसे कह रहे होते हैं जो पटाखे फटते हैं और उसमें से बहुत बड़ा सा एक चिंगारी या शोला निकलता है। सो दे बोथ आर सिनोनिम फॉर अस, फॉर ईच अदर, फ्लेयर और ब्लेज। नेग्लिजेंट, 80 पे देखो, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट के करीब करीब कौन सा हो सकता है? पजामास, रियली, आर यू रियली किडिंग मी? पजामास, मॉर्बिड, केयरलेस, डार्क। नेग्लिजेंट या नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंट या नेग्लिजेंस का मतलब होता है कोई बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल किस्म का काम किया है आपने, इररिस्पॉन्सिबल को बोलते हैं नेग्लिजेंस। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ नेग्लिजेंस फ्रॉम यू, मैं तुमसे इस तरह की गैर जिम्मेदारी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है गैर जिम्मेदारी। अब इसका सीधा सीधा आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी, विच इज़ केयरलेस। यस, ऑल ऑफ यू हु थिंक अबाउट द केयरलेस इज़ राइट, ठीक है। केयरलेस का मतलब भी होता है लापरवाह इंसान, ठीक है। सो नेग्लिजेंस या नेग्लिजेंट का होगा केयरलेस। या हियर इट इज 80 पे, ओके राइट। लेट्स मूव ऑन। 81, अलूफ। ओ अलूफ मोस्ट नियरली मीन क्या होगा? ओके, अलूफ जो है ना, ALOOP, अलूफ, बेसिकली इट्स अ पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, ये एक बंदे की पर्सनैलिटी है। अलूफ का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि सोलेमन हो, ऊपर हमने वर्ड पढ़ा था सोलेमन, जो अलग थलग रहते हों, ठीक है, किसी से मिलते नहीं हो, दे आर नॉट मिंगल, दे आर बेसिकली द इंट्रोवर्ट्स होते हैं, राइट। अलूफ काइंड ऑफ अ पर्सन। तो आपको यहाँ पे सीधे से नज़र आ गया होगा अलूफ का आंसर क्या है। अबव, टाइडी, क्लेवर, रिजर्व्ड। यस यू आर राइट, इट्स रिजर्व्ड, ठीक है। अलूफ जो है उसका राइट आंसर है रिजर्व्ड। सो अलूफ, रिजर्व्ड, सोलेमन, ये सब साइनोनियम्स हैं। ऊपर हमने सोलेमन भी पढ़ा था ना, ओके। 82, रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है, देखो रिजॉल्व का तो एक बहुत बेसिक मतलब है जो कि आपको पता है कि यार रिजॉल्व कर दिया इसने, कोई ना कोई इसने इशू रिजॉल्व हो गया, यानी अब दो पार्टीज़ जो इनके दरमियान जो है वो इशू रिजॉल्व हो गया, वो आगे एक्ट ऑन नहीं करेंगी किसी भी चीज़ के ऊपर, उनमें मुहायदा तो नहीं है, दैट्स नॉट द मुहायदा, दैट्स ये कि वो इशू रिजॉल्व हो गया, वो मामला जो है वो तय पा गया। इसका यहाँ पे एक और जवाब भी है, एंड दैट इज़ डिसाइड, यानी कोई चीज़ रिजॉल्व हो गई, यानी कोई चीज़ किसी ख़ास डिसीजन पर पहुंच गई, ठीक है। हम कह रहे होते हैं यार मामला रिजॉल्व नहीं हो रहा है इनका, यानी दोनों पार्टीज़ जो हैं वो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, ठीक है। मामला रिजॉल्व हो गया, इट मीन्स दे हैव डिसाइडेड समथिंग, ऑलराइट। सो रिजॉल्व का यहाँ पर एक मायना डिसाइड भी होगा। और आप वैसे भी जज कर सकते हो कि टर्न नो, पजल नो, वांट नो, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं और रिजॉल्व से बहुत करीब करीब जो है वो डिसाइड आ रहा है, ठीक है। कोई मामला रिजॉल्व हो गया, इट मीन्स दे हैव कम टू देयर टर्म्स, दे डिसाइडेड देयर टर्म्स, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन। 83, कॉन्ग्रीट, माय फेवरेट, कॉन्ग्रीग्रेट। कॉन्ग्रीग्रेट का मतलब होता है अच्छा, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है ख़ास लोगों का किसी ख़ास मकसद के लिए जमा हो जाना। आई रिपीट माई वर्ड्स, कॉन्ग्रीग्रेट का मतलब होता है दिस कॉन्ग्रीग्रेट, ठीक है, दिस कॉन्ग्रीगेट, इसका मतलब होता है कि लोगों का किसी ख़ास मकसद के लिए जमा हो जाना, ठीक है, ऑलराइट। जैसे चर्च में कॉन्ग्रीगेशन होती है तो लोग किसी ख़ास मकसद के लिए वहाँ पे जमा हो जाते हैं, ठीक है। मॉस्क में जब खुतबा हो रहा था तो कॉन्ग्रीगेशन होती है, लोग जो है वो खुतबे के लिए जमा हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलती, जो मैंने भी एक दफ़ा करी थी गलती, हम मोस्टली ये कॉन्ग्रीगेशन वर्ड हमने मोस्टली चर्च और मसाजिद में जो खुतबा होता है ना वहाँ उसके लिए सुना है, कॉन्ग्रीगेशन इन द मॉस्क, ठीक है। इज्तिमा को बोलते हैं बेसिकली कॉन्ग्रीगेशन, इज्तिमा को, इज्तिमा हो रहा है तो वर्शिप पे लगाएंगे लोग जिनको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा, बट दैट्स नॉट द वर्शिप। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है किसी भी मकसद के लिए लोग जमा हो जाएं, उस जत्थे को, उस गुच्छे को, उस गैदरनेस को जो है वो कॉन्ग्रीगेट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे इमरान खान साहब के जलसे हो रहे हैं तो उनकी पार्टी में जितने भी लोग आ रहे हैं वो उनका एक पॉलिटिकल कॉन्ग्रीगेशन है। PMLN के अगर कुछ हो जाते हैं तो वो, और PP के हैं तो वो, सो दीज आर दी पॉलिटिकल कॉन्ग्रीगेशंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इट्स गैदर, ठीक है, लोगों का जमा होना। तो आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया हो।
Congregate means together, and they are the synonyms to each other. Utter, ये वाला, ठीक है. अटर का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपने मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली. अटर का मतलब होता है कंप्लीट. कि हम कहते हैं ना दैट इज़ द अटर नॉनसेंस, ये तो एक कंप्लीट बकवास है यार, ठीक है. लेट मी सर्च इट एज वेल. या अटर, ओके. अटर मीन्स कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट. तो अटर जो इस मामले में आता है. अब देखो इन चारों में से आपको क्या चीज़ ऐसी लग रही है जो कि कंप्लीट, अपने मायनों में वो चीज़ कंप्लीट है. लॉफ, हंसने का तो कोई इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा. बोरो कहते हैं कोई चीज़ उधार ले लियो. डेफर कहते हैं कोई अपनी जगह से हट जाना, सही है. ये भी चीज़ नहीं आ रही. एक्सप्रेस, ऑप्शन ए एक्सप्रेस. अगर कोई बंदा अपने आप को एक्सप्रेस कर जाए, इट मीन्स कि उसने अपनी जो बात थी वो सही से एक्सप्लेन कर दी, मुकम्मल तौर पे, एब्सोल्यूट तौर पे उसने वो बात जो है वो बता दी, ठीक है. आपने अपनी फीलिंग्स अगर एक्सप्रेस आउट कर दी तो इसका मतलब है कि आपने मुकम्मल तौर पे आपके दिल में क्या चल रहा है और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आपने अगले बंदे को वो पूरा का पूरा बता दिया मुकम्मल तौर पे. सो अटर का मतलब भी होता है मुकम्मल तौर पे, एंड एक्सप्रेस का मतलब भी होता है कि आपने एक मुकम्मल चीज़ जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर दी है. सो दीज इन दिस सिचुएशन अटर जो है उसका साइनोनियम होगा एक्सप्रेस. दिस वन, ओके. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. फियरलेस, ओके. फियरलेस, आपको सबको पता है कि फियरलेस का क्या मतलब है. बेखौफ. कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी, कोई भी ऐसी चीज़, जानवर, इंसान, व्हाटएवर, कोई भी लिविंग चीज़ जो कि फियरलेस है, इट मीन्स उसके अंदर खौफ नहीं है. तो अगर उसमें खौफ नहीं है तो फिर वो क्या है? क्या वो पावरफुल है, क्या वो कावर्ड है, क्या वो ब्रेव है, क्या वो केयरफुल है, ठीक है. थोड़ी सी मिस्टेक इसमें बच्चे क्या करते हैं, फियरलेस का लगा देते हैं पावरफुल, ओके, विच इज़ टोटली रॉन्ग. आई समझे बात. पावरफुल का होगा स्ट्रॉन्ग. द वन हु इज स्ट्रॉन्ग इज डेफिनेटली पावरफुल, बट द वन हु इज़ फियरलेस, इट डजंट मीन दैट हु ऑलवेज पावरफुल. ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स जो है वो फियरलेस है तो वो पावरफुल भी है, या जो शख्स पावरफुल है वो फियरलेस भी है. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ. ओके, ऑलराइट. अच्छा, जैसे आपने देखा होगा, आप में से नेशनल ज्योग्राफिक में आपने देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक में जो शेर होता है, ठीक है, या चीता जो होता है, सही है. अब वो उसमें इतना पावर नहीं होता बनिस्बत एक बुल के. एक जो बुल होता है वो उसका भी शिकार कर रहा होता है. बुल को अगर देखें तो बुल में ज़्यादा पावर होता है एज़ कम्पेयर टू चीता. या एलिफेंट को आप देखें तो एलिफेंट में ज़्यादा पावर होता है एज़ कम्पेयर टू चीता, लेकिन वो एलिफेंट के बच्चे को भी शिकार कर लेता है. और वो बुल जो होता है इतना हैवी सा, वो उसको भी शिकार करता है. क्यों करता है? बिकॉज शेर के अंदर फियर नहीं है. शेर और चीता, लॉयन इज़ अ फियरलेस एनिमल, ठीक है. और बुल जो है वो शिकार हो जाता है बिकॉज बुल हालांकि पावरफुल है लेकिन उसके अंदर फियर का एलिमेंट है, वो डरता है, इसीलिए वो शिकार हो जाता है. तो ये बात फिर यहाँ गलत हो गई ना कि हालांकि बुल ज़्यादा पावरफुल है बट फिर भी वो फियरलेस नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फियर है, ठीक है. सो ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स पावरफुल हो वो फियरलेस भी हो. हाँ, जिसके अंदर फियर नहीं होगा वो ब्रेव ज़रूर होगा. आप उसको बोलोगे यार डरता ही नहीं है जवान का बच्चा, ठीक है, फियरलेस, उसके अंदर जो है वो कोई आप कह लें कि उसमें डर नहीं है, ठीक है. सो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि इसके ऊपर 180% लोग फियर पावरफुल पे लगाते हैं. तो फियरलेस का जो है वो ब्रेव है, ओके. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. नेग्लिजिबल, हाँ, वेरी सिंपल. नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर, या अगर उसकी प्रेजेंस है भी तो खैर हो गई, आटे में नमक के बराबर, ठीक है, कोई मसला नहीं है, छोटी सी चीज़. ऑलराइट. सो आपको क्या लग रहा है इन चारों में से? बहुत सारों ने फ़ौरन एकदम बता दिया होगा, ये इसका आंसर है. इनसिग्निफिकेंट, आर्ग्यूबल, केयरलेस, डार्क. तो आपको पता है नेग्लिजिबल का मतलब है ऐसी चीज़ जिसकी कोई ख़ास हैसियत नहीं है. तो डार्क, मैं डी से शुरू कर रहा हूँ. डार्क का कोई सेंस नहीं बन रहा है, केयरलेस का कोई सेंस नहीं बन रहा. आर्ग्यूएबल का मतलब होता है आप आर्ग्यू कर रहे हो एक दूसरे के साथ किसी मैटर के ऊपर, ठीक है, आर्ग्यू कर रहे हो, कहते हैं ना डिस्कशन हो रही है, आर्ग्यू कर रहे हो तुम मुझसे यार, वो अपना ओपिनियन दे रहा है, तुम अपना ओपिनियन दे रहे हो. सो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं आ रही. इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है ना होने के बराबर, या ऐसी चीज़ जिसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, ओके. या टू स्मॉल, ये आ रहा है नज़र आपको, आई बिलीव कि आ रहा होगा. टू स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट,
इसकी कोई इतनी वर्थ नहीं है कि उसको कंसीडर किया जाए, और नेग्लिजिबल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे के साइनोनियम्स हैं। प्लेसिड, ओके। 87 प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है ये एक ख़ास कैफियत का नाम है। प्लेसिड का मतलब होता है पुरसुकून, ठीक है, बड़ा पुरसुकून। कितना ही इस बंदे को कुछ बोल दो यार, ये बड़ा पुरसुकून रहता है, चिल रहता है यार, काम रहता है, पीसफुल रहता है, राइट। तो प्लेसिड का जो है वो राइट आंसर काम होगा। मैं प्लेसिड को यहाँ पे थोड़ा सा सर्च कर देता हूँ। प्लेसिड, नॉट ईजीली अपसेट और एक्साइटेड, यानी ईजीली अपसेट नहीं होता ना ईजीली एक्साइटेड होता है, बड़ा सुकून और कामफुल रहता है, ठीक हो गया। अ प्लेसिड कॉन्टेंट मैन, बड़ा कामफुल और कॉन्टेंट खुश बंदा, ठीक है। सो प्लेसिड का होगा यहाँ पे काम। दिस इज द राइट आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। रेक, हाँ रेक को मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। ओके, इफ रेक एक्चुअली इट्स अ नाउन, इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग, ये एक चीज़ होती है सफाई करने के लिए। ओके, ये अगर मुझे यहाँ इमेजेस में दिखा देता हूँ आपको मैं। यस, दिस इज़ रेक, ठीक है। ये आपको इमेज में अगर नज़र आ रहा हो, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना पॉइंटर सा, ये एक लंबी सी रॉड निकली हुई है और इसकी ये कुछ पॉइंट्स निकले हुए हैं, ये वाली जो पिक्चर नज़र आ रही है, ये इसको रेक बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है सफाई वगैरह करने के लिए, कुछ खुदाई वुदाई के लिए। तो अब आपको क्या लग रहा है इन चारों में से कौन सा इसके करीब है कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा जो कि खुदाई के लिए आता हो? थिन, तो थिन तो एक एडजेक्टिव है, यानी थिक और थिन, तो इसका कोई नहीं बन रहा। स्काउंड्रल, नो सर। जेंटलमैन, नेवर एवर। शॉवल, या शॉवल, शॉवल कहते हैं क्या बोलते हैं शॉवल, आई थिंक फावड़ा कहते हैं इसको, शॉवल को। लेट मी सी दैट। शॉवल भी एक इंस्ट्रूमेंट है, खुदाई के लिए काम आता है। ओके, लेट्स सर्च इट आउट। या दिस इज द शॉवल, ओके। तो जनाब ये होता है शॉवल, जिसको हम उर्दू में कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। खुदाई के लिए इंस्ट्रूमेंट है। सो रेक इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, और इन चारों में से जो एक इंस्ट्रूमेंट था वो शॉवल इंस्ट्रूमेंट है, और दोनों का काम जो है वो खुदाई का या सफाई का होता है। सो रेक एंड शॉवल, they both are synonyms. Move on. Dupe. Okay. D-U-P-E, dupe. अच्छा, ड्यूप का मतलब होता है जनाब क्लेवर, चालाक, शोबदेबाज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शोबदेबाज। और आर्टिस्टिक बंदा, आर्टिस्टिक तो नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव उसमें आता है ड्यूप। चालाकियाँ दिखाना, आंखों में धूल झोंक देना, ऑलराइट, जिसको हम आम ज़बान में बोलते हैं कि यार टोपी करा दी हमने, ठीक है, ऐसे बोल रहे होते हैं ना, यार तुमने टोपी करा दी, ठीक है, इस तरह के लोग जो होते हैं, ऑलराइट। मैनिपुलेट कर देना, इन ये सारे मायने हैं ड्यूप के। तो अब आप इसमें से देखो, रैंचर, ट्रिक, सिंपल्टन, ड्रग, तो इसमें से क्या लग रहा है आपको? या इट्स बी, राइट, ट्रिक, यानी कि ट्रिकस्टर, प्रैंकस्टर, ये सब जो है वो ड्यूप के मायने में। ट्रिक दिखा देना आपको, कोई ऐसा बंदा जो ट्रिक करे, चालाक हो, वो सारे मायने। काफ़ी सारे लोग ड्यूप का लगाएंगे ड्रग, बिकॉज वो ड्यूप को कंफ्यूज हो रहे हैं डोप में। DOPE, डोप जो होता है, राइट, लाइक दिस वन इज डोप। डोप एक ड्रग होती है, अ ड्रग टेकन इलीगली और रिक्रिएशनली। सो इट्स नॉट डोप, इट्स ड्यूप, ओके। और बड़ा क्लेवरली ये वर्ड पुट किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ड्रग। तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ड्यूप, ओह यार इसका तो ड्रग ही होगा। हाँ, ड्यूप टेस्ट होता है ना, इट्स नॉट अ ड्यूप टेस्ट, इट्स अ डोप टेस्ट, जो क्रिकेटर्स का भी करा रहे होते हैं। तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लग रही हैं, डिफरेंट वर्ड्स का भी मीनिंग पता लग रही है। इस एक वर्ड के पता नहीं, आपको 3-4 वर्ड्स की मीनिंग और पता लग रही है, इसलिए मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन करता रहता हूँ ताकि वोकेबलरी हमारी इंक्रीज़ होती रहे। आगे चल रहे हैं। स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है जैसे किसी ये थोड़ा सा इस तरह का वर्ड है, लाइक आपने कोई काम किया और वो जो है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं था। चलो मैं अपनी ज़बान में कह देता हूँ, आपने कोई गुनाह का काम कर लिया और आपको उस पर बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, तो वो बोझ जो आप दिल पे लेके घूम रहे होते हैं, उस बोझ को कह रहे होते हैं स्टिग्मा, ठीक है। कि मैं यार इस गुनाह का बोझ जो है ना अपने दिल पे लिए घूम रहा हूँ,
या मैं जो हूँ इस गुनाह का जो धब्बा है ना वो अपने अपने चेहरे पे लिए घूम रहा हूँ सपोज़, ठीक है। तो स्टिग्मा उसको बोल रहे होते हैं। क्लियर हुआ? लेट मी, अगर ये मुझे दिखा दें यहाँ पे कुछ, या ओके वेरी गुड, बिल्कुल वैसे ही आया। अ मार्क ऑफ डिसग्रेस एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सर्कमटेंसेस क्वालिटी और अ पर्सन, कोई ख़ास किस्म की डिसग्रेस है, सही है, उसका आप जो है ना धब्बा लिए घूमे जा रहे हैं। द स्टिग्मा ऑफ हैविंग गॉन टू प्रिजन विल ऑलवेज बी विद मी, यानी ये शर्म जो है कि मैं ये बोल रहा है द स्टिग्मा ऑफ हैविंग गॉन टू प्रिजन विल ऑलवेज विद मी, ठीक है। यानी ये बंदा बोल रहा है कि यार जेल जाने का जो एक शर्म है और एक जो गुनाह है और एक जो धब्बा मेरी मेरी इज़्ज़त पे आ गया, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, ठीक है। ये शेम, ये शर्म हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो इसके साइनोनिम्स बहुत सारे हैं, शेम, डिस्ग्रेस, डिसऑनर, ये तो बड़े सिंपल से साइनोनिम्स हैं इसके। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था, और इसका होगा यहाँ पे स्टेन, धब्बा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझना इसका, इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे स्टेन ही आएगा। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे यार स्टेन का मतलब तो धब्बा होता है, या धब्बा तो होता है, लेकिन जब हम ये बोल रहे होते हैं कि यार ये मेरा दिल जो है वो गुनाह से दागदार है या गुनाह के धब्बों से दागदार है, तो हम लिटरली वो मायने नहीं ले रहे होते, राइट। यहाँ पे एक सर्कमटेंशियल वर्ड दिया हुआ है और उसकी मीनिंग भी बड़ी सर्कमटेंशियल होगी, ठीक है। स्टिग्मा मीन्स एक ख़ास किस्म का डिसग्रेस, और स्टेन मीन्स कि उस ऐसे ही मतलब धब्बा जो है, गुनाह का धब्बा जो है वो लग गया आपके। इसको मैं और कंफर्म कर लूँ, ये है यही आई बिलीव 90 में, अगर इसने कहीं दिया हो मुझे, या ऑलराइट। स्टिग्मा मीन्स अ मार्क ऑफ शेम और डिसक्रेडिट और अ स्टेन। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे, ओके। रिसाइड का मतलब होता है, आगे चल रहे हैं, रिसाइड का मतलब होता है कि किसी एक जगह रहना फिर वहाँ से कहीं और चले जाना। आई रिसाइड हेयर इन हैदराबाद सपोज, बट आई गो टू वर्क फॉर कराची, मतलब मैं कराची काम करने जा रहा हूँ लेकिन मैं रहता यहाँ हूँ। तो इधर उधर आना जाना और एक जगह रहना, इसको हम रिसाइड कह रहे होते हैं, ठीक है। तो रिसाइड जो है वो आपकी एक परमानेंट प्लेस भी नहीं होती, आप किसी जगह रह रहे हैं ख़ास मकसद के लिए, फिर वहाँ से आप मूव करके कहीं और रिसाइड कर गए, फिर वहाँ से मूव करके आप कहीं और रिसाइड कर गए, तो ये इधर उधर आना जाना जो इसको रिसाइड कहते हैं। और इसका बिल्कुल सही साइनोनियम आएगा ड्वेल का मतलब होता है इधर उधर घूमते फिरते रहना, ठीक है। अगर किसी को वो मुझे याद आ गया, अगर किसी ने 9th क्लास में वो पढ़ी हो, आपको याद आ रहा हो द वॉइस ऑफ गॉड, तो वो वॉइस ऑफ गॉड में वो यही बोल रहा होता है ना कि मैं जो है खुदा की आवाज़ सुनने के लिए टेंपल के सबसे ऊपर चला गया, और फिर मुझे खुदा ने बोला कि तुम इतने ऊपर क्यों आ गए भाई, नीचे जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं तो लोगों के दरमियान तुम्हें मिलूँगा। तो ड्वेल का मतलब होता है इधर उधर दरमियान में कहीं घूमते फिरते रहना, इधर चले जाना, फिर वहाँ से कहीं और चले जाना। तो रिसाइड का मतलब भी एक ही होता है कि आपकी कहीं रिहाइश इधर हो गई, फिर आपकी रिहाइश कहीं और हो गई। सो रिसाइड का साइनोनियम इन चारों में ड्वेल होगा, ठीक है। ओके, आगे चल रहे हैं। इट्स कॉफ्टियस। अच्छा, कॉफ्टियस की पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, या कॉफ्टियस का मतलब है हैविंग और शोइंग अ ग्रेट डिज़ायर टू पजेस समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, ठीक है। कॉफ्टियस का मतलब क्या है कि आपके अंदर एक ऐसी बेचैनी आ गई है कि यार ये चीज़ इसके पास क्यों है, ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। तो एक तरह से आप हसद कह सकते हैं इसको, और इसके साइनोनिम यहाँ पे आ गए हैं। इधर ये साइनोनिम आ गया ग्रीडी, ठीक है। और ग्रीडी लालच को बोल रहे होते हैं। तो कॉफ्टियस पर्सन जो होता है बड़ा लालची किस्म का, बड़ा हसद उसके दिल में होता है, और बड़ा ग्रीडी किस्म का बंदा होता है। तो ये इसी का राइट आंसर है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। 93, एबाइड। एबाइड का मतलब क्या होगा? एबाइड का मतलब होता है पाबंद हो जाना, ठीक है। आई अबाइड द रूल्स, मैं रूल्स को पाबंद करूँगा, बल्कि और इसको, ये तो बहुत सिंपल सी मीनिंग है इसकी। अबाइड और इसके अंदर आता है कि जो भी चीज़ हो रही हो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। वट एवर द कंडीशन इज़ यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है, जो भी चीज़ है। तो इन चारों में से इंड्योर, हेट, अटेंडेंस, लाइफ, इन चारों में से अबाइड का जो है वो सही साइनोनियम होगा इंड्योर करना। इंड्योर का मतलब होता है कि बर्दाश्त करना, जो कुछ भी है बर्दाश्त करना, ठीक है। और अबाइड का मतलब भी होता है कि रूल्स फॉलो करना, चाहे कैसी भी मुश्किलात हो आपको रूल्स फॉलो करना है, हर चीज़ आपको बर्दाश्त करना है।
ऑलराइट, उसको मैं दिखा देता हूँ ज़रा कि चलो यहाँ पे क्यों खुल रहा है ये। अच्छा, मैं वो कर देता हूँ सर्च। इंड्योर, सफ़र समथिंग पेनफुल और डिफ़िकल्ट पेशेंटली। जो भी कंडीशंस आपके ऊपर आ रही हैं आप बस बर्दाश्त करो, उसको बोलते हैं इंड्योर करना। इंड्योरेंस बढ़ जाती है किसी इंसान की, ठीक है, उसकी बर्दाश्त की जो आप कह लें कि उसकी जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अबाइड यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट वन इसके साथ यही आ रहा है। श्रूड, श्रूड का मतलब होता है कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक है, धोखेबाज है, मैन्युपुलेटर है। वही ऊपर जो हमने पढ़ा था, एक जो वर्ड पढ़ा था हमने यहाँ पे, किधर गया वो वर्ड, ड्यूप, समथिंग लाइक दैट। श्रूड पर्सन भी ऐसी होता है, बड़ा चालाक, धोखेबाज किस्म का, डिसीवर, डिसीव देने वाला, ठीक है। तो अब आपको उसमें से कौन सा लग रहा है? इंट्रैक्टेबल, मीन, इंटेलिजेंट। नॉट इंट्रैक्टेबल, नॉट मीन। मीन का मतलब होता है यानी कि मीन बंदा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि श्योर्ड हो। मीन का मतलब होता है अरे तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि बदतमीज़ इंसान है, बहुत मीन और रूड बिहेव कर रहा है। इंटेलिजेंट यहाँ पर होगा नहीं। इंट्रैक्टेबल की मैं आपको मीनिंग दिखा देता हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए। हार्ड टू कंट्रोल और डील विद। इंट्रैक्टेबल ऐसा बंदा जो कि, या ऐसी सिचुएशन जो कि कंट्रोल नहीं हो रही। पाकिस्तान की भी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी इंट्रैक्टेबल है, हार्ड टू कंट्रोल है, तो ये भी श्रूड में नहीं आएगी। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट जो है वो, एस्ट्यूट इज़ द वन हु एक्चुअली, श्रूड, श्रूड बंदे वो होते हैं जो अगले बंदे का जो है फ़ायदा उठा लेते हैं किसी भी कंडीशन का, और एस्ट्यूट भी यही होता है। हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली एसेस सिचुएशंस ऑफ पीपल एंड टर्न दिस टू वंस एडवांटेज, ठीक है। और इसका साइनोनिम यहाँ पे श्रूड आ भी रहा है, आप देख सकते हैं इधर ये श्रूड आ रहा है, ठीक है। यानी सिचुएशन को देख के अपने लिए कैश करवा लेना उस फ़ायदे को, इस ऐसे बंदे, ऐसी ऐसी चीज़ करने को श्रूड कहते हैं, और ऐसी एबिलिटी वाले को एस्ट्यूट कहते हैं, ठीक हो गया। 94, मुझे 100 पूरे करना है, उसके बाद ही वीडियो क्लोज हो जाएगी, फिर नेक्स्ट में मिलेंगे इंशाल्लाह। ये 4-5 ही रह गए। 95, फैटर। फैटर का मतलब होता है फैटर जो है ना, असल में मैं आपको बताता हूँ क्या, ये जैसे जो कैदी होते हैं, ठीक है, उनके पैरों में जो जंजीर होती है उसको फैटर बोलते हैं। अगर ये मुझे एक मिनट, मैं इसको ज़रा यहाँ पे सर्च करूँ फैटर, और ये इमेजेस में अगर मुझे दिखा दे, ये तो फैटर यहाँ से दिखा रहा है फैटर, नो दैट्स नॉट द फैटर, इट्स नॉट द फैटर, ये इन्होंने नहीं दिखाया यहाँ पे। ओके, फैटर बेसिकली, या इसमें दिखा, ये इन्होंने दिया हुआ। ओके, अ चेन और अ मैनिकल यूज टू रिस्ट्रेन प्रिजनर, ठीक है, कैदियों को पकड़ने के लिए जो पैरों में जो जंजीरें डाल देते हैं, जो चेन डाल देते हैं, उसको हम फैटर कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब उससे होता क्या है, उससे क्या होता है उनका चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, हैम्पर हो जाती है उनकी वॉक, ठीक है। हैम्पर मैं वर्ड बोल गया, इसका सही आंसर जो है वो हैम्पर है। हैम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ में रुकावट डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर फैटर जो है वो उनके चलने में रुकावट डाल रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हैम्पर होगा। हैम्पर मीन्स, तो हैम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ में रुकावट डाल देना, ठीक है, हर्डल प्रोड्यूस कर देना। तो इन दैट सेंस फैटर चलने में हर्डल प्रोड्यूस कर रहा है या हैम्पर कर रहा है, हैम्पर मीन्स रुकावट, ठीक है। उसके बाद अब मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। फ्लैग्रेंट जो है इसका साइनोनियम है ग्लैरिंग, ठीक है, ये आप खुद देख लेना, फ्लैग्रेंट का ग्लैरिंग, ये नोट कर लिएगा, इसको रट लिएगा भले, क्योंकि ये मुझे बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है दर्द में कमी आ जाना, ठीक है। ही हैव टेकन द मेडिसिन डैट मिटिगेट हिज पेन, उसका जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जब दर्द कम होता है तो हमें सुकून मिलता है, हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो मिटिगेट का जो राइट आंसर होगा वो रिलीफ होगा, ठीक हो गया। आगे चल रहा हूँ। रेल, रेल का साइनोनियम होगा स्कोल्ड। रेल का मतलब होता है, वैसे रेल जो है वो उसको पटरी को भी बोलते हैं, बट यहाँ पर जो है वो उसमें एडजेक्टिव में आएगा। रेल का मतलब होता है किसी को बहुत शदीद तरीके से डांट देना, झंझोड़ देना। और स्कोल्ड का मतलब भी ये होता है किसी को जो है डांट देना बहुत ज़्यादा, उस पर तंज कर देना, उसको झंझोड़ देना। सो रेल इज स्कोल्ड।
मेल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो अपने अंदर मर्ज कर लेना, ठीक है, मर्ज कर लेना, मिला लेना। इसका अगर मैं दिखा दूँ आपको यहाँ, मेल्ट, या हाँ, मेल्टिंग करना, मर्ज करना, ठीक है ना। तो अगर हम किसी को चीज़ को अपने अंदर मिला लेते हैं तो उसका सही सही आंसर होगा ब्लेंड। ब्लेंडिंग में भी हम यही कर रहे होते हैं, जो ब्लेंडर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को मिला देते हैं, एक साथ मर्ज कर देते हैं। तो मेल्ट का साइनोनियम होगा ब्लेंड। ऑलराइट। और उसके बाद है रैली। रैली का मतलब होता है लोगों को फिर से जमा कर लेना किसी फड्डे के लिए, किसी फाइट के लिए, ठीक है। रैली द पीपल फॉर अ वॉर। मैं लोगों को फिर से जमा कर रहा हूँ ताकि हम दोबारा से जाके लड़ें। इसको हम बोलते हैं रैली। और उसका राइट आंसर है म्यूस्टर। म्यूस्टर का मतलब ये होता है कि लोगों को उकसाना लड़ने के लिए, ठीक है। रैली को मैं अगर दिखा दूँ आपको, या कम टुगेदर अगेन इन ऑर्डर टू कंटिन्यू फाइटिंग आफ्टर अ डिफीट, यानी एक जो है वो डिफीट के बाद दोबारा से थोड़ा सा लोगों में जज्बा पैदा करके उनको फिर इकट्ठा करना और फिर से हमला करना, इसको रैली कह रहे होते हैं। और इसका आंसर है म्यूस्टर। म्यूस्टर का मतलब भी होता है कि लोगों को लड़ने वगैरह के लिए उभारना, और असेंबल द ट्रूप्स को असेंबल करना, स्पेशली फॉर इंस्पेक्शन और प्रिपरेशन फॉर द बैटल के लिए लोगों को फिर से तैयार करना। सो आई होप कि ये जो वर्ड्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे और आपने इसको अच्छी तरह लिख भी लिया होगा और याद कर लिया होगा, जहन में फीड कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आता हूँ। टेक केयर योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।